Okay, now we will come on to the topic again, and this is one of the things you can observe. Okay, आप इन चीज़ों को अभी देखिए, और वो है जातिवाद का कुप्रभाव। किस तरह से जातिवाद का कुप्रभाव हुआ। आई विल टेक फ्यू मिनट्स, मैं आपका थोड़ा सा समय लूँगा। ओके, नाउ यू कैन जस्ट वॉच इट। अब आप इसको देखिए खूब अच्छे तरीके से, और एज आई टोल्ड यू द टॉपिक इज कास्टिज्म इन, स्क्रीन से हट रहा है बार बार। कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स हमारे चीज़ों को, हमारे मूल्यों को, हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को किस प्रकार नष्ट कर रहा है। भैया बहन, इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। आई थिंक यू विल कोऑपरेट मी। ओके, so the things are there. In what way? Because we have to read out political party. ये तो क्लियर है, पॉलिटिकल पार्टी हमें पढ़ते हैं। तो जब पॉलिटिकल पार्टी हमें पढ़ना है तो इंडियन पॉलिटिक्स पर, इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम पर जिन जिन तत्वों का अच्छा प्रभाव है, जिन जिन तत्वों का खराब प्रभाव है, दोनों को हमको देखना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन टॉक अबाउट द यूज ऑफ धनबल एंड बाहुबल, दैट वी हैव सीन ऑलरेडी। हार्डशिप बिफोर द पॉलिटिकल पार्टी, हार्डशिप बिफोर द डेमोक्रेसी। क्वेश्चन को हमेशा घुमा घुमा करके NCERT में क्वेश्चन हमेशा ट्विस्ट करके आएगा। तो जब क्वेश्चन ट्विस्टेड रहेंगे तो उसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हार्डशिप फेस्ड बाय वो सारे प्रॉब्लम्स जो हमारे राजनीतिक दल के द्वारा फेस किए जाते हैं, इसी क्वेश्चंस को उलट दें तो क्वेश्चन बनेगा, भारतीय लोकतंत्र के सामने कौन कौन से चुनौतियां हैं। इसी क्वेश्चंस को फिर पलट दें NCERT के एंगल से। इसी क्वेश्चंस को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, भारतीय चुनाव प्रक्रिया के सामने कौन कौन से हार्डशिप हैं। व्हाट आर द मेन ऑब्स्टेकल्स फेस्ड बाय द इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम। भारतीय चुनाव पद्धति में कौन कौन सी खामियां हैं। ऑल प्रोनाउंसेस द सेम। भैया बहन, इन्हीं चीजों को, क्लास का मतलब ही यही होता है। Once we have just tackled a certain topic, once we have received a certain heading for going into the detail regarding it, we must involve, we must collect points from outside. हम बाहर से का मतलब क्या, हम अपने माइंड सेट में उन सारी चीज़ों को लाएंगे जो डिस्कशन के दरमियान या थिंकिंग के दौरान जब आप पढ़ने बैठते हो तो क्या क्या बातें आपके दिमाग में आती हैं। चिंतन खूब करना, खास करके आर्ट्स सब्जेक्ट में। साइंस में आप फैक्ट्स
के साथ डील करते हो। साइंस में अनुमान नहीं चलता, लेकिन हमारा सोशल साइंस अनुमान पर भी चलता है और फैक्ट्स पर भी चलता है। Our social science welcomes your ideas, your expression, your approach, your mode of thinking. हम लोग everything, we count everything, your emotions, your ideas, everything. तो फिर यहाँ पर आपको ज़्यादा माइलेज है, आपको ज़्यादा लिबर्टी है। तो मैंने एक क्वेश्चन बताया, कल राजन ने क्वेश्चन किया हमसे क्लास समाप्त होने के जस्ट बाद, आचार्य जी ये तो आप जो पढ़ा रहे हैं वो है ही नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको याद होगा, आप पिछले साल के जो हमारे बच्चे थे, अगर कोई कंसर्न में हो, तो आई एडॉप्टेड द सेम मैनर, आई एडॉप्टेड द सेम मोड ऑफ गोइंग थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट फॉर CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन 2021. The same, actually, the possibility which came now to be true was a dream before. जो बातें CBSE ने फिर से लागू की, उस बात पर तो खुद CBSE भी कायम नहीं था। रिगार्डिंग सिलेबस क्या होगा, किसको इंक्लूड करें, किसको एक्सक्लूड करें, ये बातें उनको भी पता नहीं था। उन्होंने तो ये लेटेस्ट जब देखा कि इतने महीने बर्बाद हो गए, then only CBSE just determined to contain the same syllabus as it had contained before. पिछले साल के ही 4 चैप्टर पर रेस्ट किया, लेकिन ये न्यू डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट बिल्कुल लेटेस्ट है, पहले नहीं था। पहले तो कहा गया कि सारे चैप्टर्स थे। तो एनीवे, अगर हम अपने आइडियाज को एनलार्ज करते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल है ही, तो थोड़ा सा डिस्कशन इस पर कर गए, कल कर गए, आज कर गए। वी हैव लिबर्टी रिगार्डिंग द अपॉर्चुनिटीज, वी हैव मेनी क्लासेस, जस्ट ऑब्जर्विंग द सिलेबस के अनुपात में क्लासेस बहुत हैं। वी नीड टू मीट 2 times डेली इन अ वीक, विदाउट एनी हेजिटेशन वी कैन गो थ्रू, वी कैन एक्सचेंज आवर आइडियाज, थॉट। इसलिए व्हाट्सएप पर लिख करके कुछ बोलना, बीच में विद्यालय आना, अपने फेयर, मैंने कितने बार रिक्वेस्ट किया, फेयर कॉपी, जस्ट कैरी द फेयर कॉपी। कुछ लोग आते भी हैं तो अपने साथ कॉपीज नहीं लाते। इतने सारी चीज़ हमने डिक्टेट किया है कि इट मेक्स अ बिग बंच बिफोर यू। यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक, कैरी इट टू मी एंड वी बोथ जस्ट गो थ्रू। मुझे जो समझ में आता है, आई जस्ट रिपीट बिफोर यू। व्हाट यू थिंक क्वाइट पॉजिटिव फॉर यू, यू आर डूइंग एज आई होप। तो भैया बहन, जाति जिस तरह से अभी एक क्वेश्चंस को मैंने 3 टाइप से आपके सामने रखा कि धनबल और बाहुबल का प्रयोग इस क्वेश्चंस को कितने तरीके से हो सकता है, ये मैंने आपको बताया। उसी तरह से अगर हमारा पॉलिटिक्स है, राजनीति है, तो जातिवाद एक भारतीय समाज का एक कड़वा सच है। जातिवाद भारतीय समाज का एक बहुत ही कड़वा सच है। इट इज द ग्रास रूट बीटर रियलिटी ऑफ द इंडियन सोसाइटी। इट्स अ ग्रास रूट रियलिटी। कास्टिज्म इज अ ग्रास रूट रियलिटी ऑफ आवर फॉर्म ऑफ सोसाइटी, एंड एट द सेम टाइम कास्टिज्म बैड. Casteism is itself bad. It will produce just evil effects. That's why we say that it has no any positive impact, neither on democracy, nor on the political system, nor on the electoral system. Casteism is itself bad, so its outcome will be bad. तो इसके तो अगले इम्पैक्ट्स होंगे जातिवाद के, और क्या क्या अगले इम्पैक्ट्स इसके हो सकते हैं। मौखिक रूप से तो कुछ आएगा नहीं, आपको तो लिख करके क्वेश्चंस आएगा। तो आप अगर बताया जाए, अगर क्वेश्चन आए कि हमारे राजनीतिक प्रक्रिया में जातिवाद कौन कौन सी रुकावटें पैदा करता है, हमारे इलेक्शन सिस्टम की कौन कौन सी खाना है, तो आप धनबल बाहुबल के साथ साथ कास्टिज्म को भी एक ही तरीके से दिखा सकते हैं। चूँकि जातिवाद एक बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे समाज के लिए,
इसलिए इस पर एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं आपको कहा कि डायरेक्टली ये टॉपिक इन्वॉल्व हो या ना हो, हम कोई चीज़ ऐसा ना छोड़ें जो जिससे कि हमारी तैयारी अधूरी रह जाए। व्हाई शुड वी कंसीडर, क्यों हम अपने को डिलिमिट क्यों करके देखें? हम अपने को डिलिमिट करके देखेंगे नहीं, हम इसको पूरे तौर पर भैया बहन देखेंगे। और इसी कड़ी में आप देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। पहला पॉइंट, कास्टिज्म क्या क्या इफेक्ट डालता है। पहला, लोकतंत्र के दायरे को सीमित करना। लोकतंत्र के दायरे को जातिवाद सीमित करता है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को व्यक्तिगत या वर्गगत बना देता है। हम चाहेंगे कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर इतनी मेहनत की है तो आप मेरे ही शब्द लिखें वहां पर। अब तो और आसान हो गया। We have got a golden opportunity this time to have 100 by 100 in social science also. ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। पिछले साल के भैया बहनों को बोलते थे कोरोना हमेशा खराब नहीं किया, कुछ अच्छा भी किया। और इस बार हमारा सिलेबस बहुत छोटा हो गया, तो हमारी ब्रिलियंसी जो है वो इस बार वर्क करेगा और हम लोग 100 by 100 लाएंगे। तो फर्स्ट वन इज दैट, लोकतंत्र के दायरे को सीमित करना। कास्टिज्म डिलिमिट्स डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड वैल्यूज। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को व्यक्तिगत या वर्गगत बना देना। इट ऑल्सो एनहांसेस क्या? पॉलिटिकल राइवलरी। कास्टिज्म मेक्स पॉलिटिकल राइवलरी बिटर। पॉलिटिकल राइवलरी को बिटर बना देता है कास्टिज्म। पॉलिटिकल राइवलरी अच्छी बात है, राइवलरी तो होना चाहिए, स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता होनी चाहिए, लेकिन खराब प्रतिद्वंद्विता नहीं होनी चाहिए। ये तो खराब प्रतिद्वंद्विता पैदा करता है, एक कास्ट को दूसरे कास्ट से लड़ाता है और उसके साथ क्लैश करवाता है। इन दैट सेंस इट इज बैड। नाउ द सेकंड वन इज वर्गगत बना देता है। व्यक्ति में झगड़ा होने लगता है और व्यक्ति जिस जाति का है वो जाति उस जाति के विरोध में खड़ी हो जाती है। ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, ये एससी है, ये एसटी है। एक्चुअली डेमोक्रेसी को इन सभी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। डेमोक्रेसी हेल्दी ट्रेडिशन में विश्वास करता है। अभी वेट करना होगा। डेमोक्रेसी हेल्दी ट्रेडिशन में विश्वास करता है, बट इट मेक्स वेरी अगली फेनोमेना इन द सोसाइटी, इन द सिस्टम। भैया थर्ड पॉइंट इज वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल को बढ़ाना। ये सब होगा, क्लास स्ट्रगल बढ़ेगा। क्लास स्ट्रगल में हिंसक झड़प होना, जातीय दंगे होना, और ये सब होते हैं। These are frequent affairs of our society. Nothing new in it. वर्ग संघर्ष क्या है? क्लास स्ट्रगल क्या है? ये कुछ दिनों पहले बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई, एक ही कास्ट के अंदर सब कास्ट की लड़ाई, अपर कास्ट लोअर कास्ट की लड़ाई, ये सब विचारों की लड़ाई बन के नहीं रह जाती। When these rivalry exists alone in our society, it results in ugly class struggle. It generates class struggle. यह वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देता है। भैया बहन, चुनाव के महत्व एवं गुणवत्ता में ह्रास। चुनाव का उद्देश्य है सरकार का गठन करना, चुनाव का उद्देश्य है एक अच्छा प्रतिनिधि चुनना, चुनाव का उद्देश्य है लेजिस्लेचर को मजबूत बनाना, चुनाव का उद्देश्य है कानून प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना। लेजिस्लेचर कानून बनाता है, प्रतिनिधि उसमें बैठते हैं, यानी परोक्ष रूप से कहें तो प्रतिनिधि जिनको हम चुनते हैं वही कानून प्रक्रिया में शामिल रहते हैं। अगर गलत प्रतिनिधि चुनेंगे, जातिगत आधार पर
चुनेंगे तो पूरी की पूरी प्रक्रिया स्टैंड स्टिल हो जाएगी, पूरी की पूरी प्रक्रिया ही समाप्त हो जाएगी। तो चुनाव के महत्व एवं गुणवत्ता में ह्रास। भैया नेक्स्ट इज दैट अयोग्य उम्मीदवारों का चयन। आप समझ गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। अब उम्मीदवारों का चयन किसी राजनीतिक दल द्वारा किस आधार पर होना चाहिए, हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। पर्सनल मेरिट के आधार पर, चरित्र के आधार पर, उनके क्वालिटीज के आधार पर। यहां तो जातिवाद हॉबी है। हर पॉलिटिकल पार्टी किसी सेगमेंट में, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट घोषित करने लगता है तो कैंडिडेट को कम देखता है, उस एरिया में जातीय समीकरणों को ज्यादा देखता है। ओ, इस संसदीय क्षेत्र में ब्राह्मण कितने हैं, इस संसदीय क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट कितने हैं, इस संसदीय क्षेत्र में व्यापारी वर्ग कितने हैं, बताइए। अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में व्यापारी अगर ज्यादा है तो व्यापारी वर्ग को ही वो वोट देगा, कैंडिडेट देगा। अब अगर उस एरिया में ब्राह्मण अल्पसंख्यक है और ब्राह्मण के बीच में एक उम्मीदवार सबसे अच्छा है, इसका मतलब हो गया कि उसको टिकट नहीं मिलेगा। टिकट तो मिल जाएगा उसको, व्यापारी वर्ग के व्यक्ति को, क्योंकि उसकी जाति वहां अधिक है। जस्ट पॉलिटिकल पार्टी inclined to, compelled to, every political party is compelled nowadays to choose such candidate whose caste is in majority in that particular region. This is bad. This devalues democratic system. यह लोकतंत्र को बर्बाद करता है। लेकिन होता यही है भैया बहन, और ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अयोग्य उम्मीदवारों का चयन हो गया। सामाजिक एवं राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर संकीर्ण विचारधारा का हॉबी होना, वेरी वाइटल पॉइंट। इंस्टॉलेशन ऑफ नैरो थिंकिंग, नैरो आइडियल, संकीर्ण विचारधारा ओवर गुड डीड्स, गुड सोशल एंड नेशनल इश्यूज। सामाजिक मुद्दे पीछे छूट गए, राष्ट्रीय मुद्दे पीछे छूट गए और जातिगत मुद्दे आगे आ गए, जाति से संबंधित मुद्दे ज्यादा आ गए। ये आप रोज देख रहे हैं इन एवरीडे अफेयर। CAA में कोई गड़बड़ी नहीं थी, धारा 370 को हटाना बहुत अच्छी बात थी। इतना वेलकम स्टेप, इतना डेयरिंग स्टेप जब इतिहास याद करेगा नरेंद्र मोदी की सरकार को तो CAA, 3 तलाक, धारा 370, 35A इसके लिए याद करेगा, बाकी और चीज के लिए याद करे या न करे। These are the milestone event. Yet opposition party do criticize. कारण ही है मुस्लिमों को खुश करना, जबकि मुस्लिमों को भी उससे फायदा ही फायदा है। लेकिन उसको बताना कि देखो जम्मू एंड कश्मीर में तुम ज्यादा थे ना, इसीलिए 370 लगा दिया। बचकाना दलील, और इस तरह की दलील सुन सुन के हम लोग रोज जी रहे हैं। So now you are also matured, you can just differentiate between good and bad. Okay, now लोकतांत्रिक विचारों के विपरीत जातिगत खेमाबंदी। खेमाबंदी होनी चाहिए। ग्रुपिज्म इज नॉट ऑलवेज बैड इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में खेमाबंद होना, लामबंद होना, अच्छे विचारों के लिए लामबंद हो जाना, सामाजिक मुद्दों पर लामबंदी करना अच्छी बात है। आपके मोहल्ले में कोई दुर्गा स्थान बन रहा है,
कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अधिकांश लोग लामबंद हो रहे हैं कि नहीं, दुर्गा स्थान बनना चाहिए, टेम्पल बनना चाहिए, गॉडेस दुर्गा का टेम्पल बनना चाहिए। आपके मोहल्ले में पुस्तकालय का स्कीम आया, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं उसका। कुछ लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो जिसके ज़मीन पर बन रही है वो फायदा में चला जाए, उसका ज़मीन एक्वायर नहीं हुआ। हर समाज में, हर गली में, हर मोहल्ले में दुष्ट लोगों की भरमार है। हम लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं। तो लामबंदी अच्छी बात है अगर अच्छे उसके पीछे अच्छे कॉज हो, लेकिन गलत चीज़ों के लिए लामबंदी भी होती है, ये गलत है। तो सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर संकलन, लोकतांत्रिक विचारों के विपरीत जातिगत खेमाबंदी। लोकतंत्र पीछे छूट गया, लोकतंत्र की इकाइयां पीछे छूट गई, समुदाय का विकास पीछे छूट गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट अधूरा रह गया और उसकी जगह ले ली कास्ट वेलफेयर ने, जातिगत कल्याण ऊपर आ गया, जो संकीर्णता का परिचायक है। किसी जाति के कल्याण के लिए कोई, उसको तुष्टीकरण उसी को बोलते हैं, तुष्टीकरण। ये शब्द आप बराबर सुनते होंगे, ये तो तुष्टीकरण है। किसी खास जाति, किसी खास धर्म को खुश करने के लिए कोई काम करना, यही तुष्टीकरण है। अब तुष्टीकरण शब्द भी आप जान गए। इल्लीगल इंप्रेशन देना, गैर कानूनी, गैर वैधानिक तरीके से किसी जाति, किसी धर्मावलंबी को खुश करना, उनको इम्प्रेस करना, यही तुष्टीकरण है। आज तक वही होता रहा। तो ये तुष्टीकरण को भी आप इस पॉइंट को हटा के ये भी लिख सकते हैं, तुष्टीकरण को बढ़ावा, ये पॉइंट भी लिख सकते हैं आप। और भैया बहन, अंत में राजनीति का संपूर्ण अवमूल्यन, मैं तो अवमूल्यन लिखा है, आप जोड़ दीजिए टोटल डिवेल्युएशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। इस पॉइंट को आप रिमॉडरेट कर लेंगे, टोटल डिवेल्युएशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, राजनीति का संपूर्ण अवमूल्यन। जब ये इतना सारा अच्छा काम होगा तो अवमूल्यन तो होगा। तो भैया बहन, अच्छा काम मैंने व्यंग से बोला, आप समझ रहे हैं कि ये सारे पॉइंट, भैया बहन, these points have not been picked up from anywhere else. I have read out the books, I just gone through, I have my own calculator, and have been generated from there. It has not been copied from somewhere else, that I am telling you. ये कहीं से उधार लिए गए पॉइंट्स नहीं हैं, और वी आर कैपेबल टू दिस। हमारे क्लास में भी हैं, दे आर वेल कैपेबल। इसीलिए तो मैं उन्हें, ये कोई नुक्ताचीन नहीं बचे, इसलिए मैंने आज स्टे किया। और अगले वीक से हम लोग अब लोकतंत्र के परिणाम शुरू करेंगे। तो भैया बहन, आज हम समझते हैं कि आपने इन पॉइंट्स को देखा, और इन पॉइंट्स पर हम लोगों ने खूब अच्छे डिस्कशन भी किया। थोड़ा राजनीतिक दल वाले चैप्टर का हल्का सा रिव्यू भी हो गया, और हम समझते हैं, मैं इसकी राइटिंग भेज दूंगा आपको, बट यू विल योरसेल्फ प्रिपेयर। इसको आप लिख जाएंगे और आप कोशिश करेंगे अगर चले बने थोड़ा, क्योंकि मैंने कहा ना, द क्रेडिट गोज टू आवर भैया एंड बहन्स, दे आर वेल कैपेबल। आप जो भी पॉइंट आप ले रहे हो, नाउ यू आर इन द कंडीशन टू रिफॉर्म देम। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ही राइटिंग लिखो, इसको लिखो, लेकिन आप जब फाइनल एक्सप्रेशन करने लगो तो उसमें कुछ तब्दीलियाँ लाओ, जैसे मैं भी लाते रहता हूँ। मैंने यहाँ लिखा राजनीति का अवमूल्यन, फिर मैंने बोला नहीं, राजनीति का संपूर्ण अवमूल्यन। ये संपूर्ण शब्द एक ही शब्द है, लेकिन उसने इसको एम्फेटिक बना दिया, उसने चेंज ला दिया मीनिंग में। टोटल डिवेल्युएशन ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स एज वेल एज डेमोक्रेसी। इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटी भी वर्ड है, जैसे गवर्नमेंट से गवर्नेंस वर्ड है, डेमोक्रेसी
democratic principles, democratic credentials, democratic ideas, whatever you want to write it in your own way. बहुत सारे वर्ड्स आर्ट्स पेपर में बहुत सारे वर्ड्स अपने पास रखना, लिखा जाना है, एंड एट द टाइम ऑफ द रिक्वायरमेंट यू कैन यूज इट. ओके, तो आई थिंक कि वी हैव पास्ड ऑन द वेरी पॉजिटिव टाइम टुडे, एंड you have gone through, you have collected the points, you will write certainly in your fair notebook, and in the next week we will continue outcomes of democracy, लोकतंत्र के परिणाम, इसको हम अगले वीक में पढ़ेंगे. तो that's all for the day. Thank you so much.